तो आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुल 4 पार्ट हैं। आज हम इन चार के चारों पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पहले सवाल से। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि ये जो 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सी सूची, इनमें से कौन सी सूची एपी है और कौन सी सूची नहीं है और क्यों, उसका रीजन भी आपको देना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने आई नंबर सवाल पर आते हैं, पहले पार्ट पर। तो इसको आइए हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब सवाल के में क्या कह रहा है, सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया 8 रुपए है। ठीक है, यानी कि सपोज जैसे एक टैक्सी है, अभी टैक्सी में मुझे बनाना नहीं आता, ये मान लेते हैं एक टैक्सी है। ठीक, टैक्सी जैसे 1 किलोमीटर चलती है। ठीक, ये 1 किलोमीटर अगर दूरी तय करती है, पहले किलोमीटर के लिए उनको 15 रुपए देना पड़ेगा। कितने रुपए? 15। अब जब 1 किलोमीटर दूर तक वो चल चुका है टैक्सी, उसके बाद जब वो दूसरा किलोमीटर चलेगा, यानी 1 किलोमीटर और, यानी यहां से अगर वो चल रहा है ए पॉइंट से, तो 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद ये दूसरा किलोमीटर, इसके लिए वो कितने रुपए लेगा? 8 रुपए। समझ पा रहे हो? फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और जाएगा, सपोज मान लो जैसे तीसरा किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर और। ठीक है, ए पॉइंट से अगर देखा जाए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा किलोमीटर, तो इसके लिए भी वो कितने रुपए लेगा आपको पता है? 8 रुपए। ठीक, अब उसके बाद भैया अगर चौथे किलोमीटर के लिए गया, यानी 1 किलोमीटर और अगर वो चल गया टैक्सी, तो कितने रुपए लेगा? फिर से 8 रुपए। यानी कहने का मतलब पहले किलोमीटर के लिए वो ज्यादा रुपए ले रहा है, 15 रुपए। उसके बाद जब दूसरा किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपए, फिर तीसरा चलेगा तो तब भी एक्स्ट्रा 8 रुपए, फिर उसके बाद चौथा किलोमीटर 8 रुपए। और अगर भैया कुल मिला करके देखा जाए, तो कुल मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यानी कि कितने किलोमीटर, मान लो कि मुझे बी पॉइंट पर जाना था। ठीक, ए से बी तक जाना था, कितने किलोमीटर चलना था? 1 2 3 4 किलोमीटर। ठीक, तो 4 किलोमीटर के लिए मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा? इन सबको जोड़ दो, तो कितना होगा? 15, ये 8 का 8 8 दूनी 16, 8 24, 24 + 15, 24 + 15, इसको जोड़ लो, 5 4 9, 2 1 3, यानी 39 रुपए हमें देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सी वाले को कितने रुपए 4 किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे? 39 रुपए। ये इस सवाल के कहने का मतलब है। तो आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तब हमें मतलब कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, बाकी कैसे सॉल्व करना है आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हल। हमें लिखना कैसे है वो तरीका देखो, अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया, अब लिखना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहले किलोमीटर के लिए किराया, क्या लिखेंगे? पहले किलोमीटर, ऐसे लिख दूंगा चलेगा ना? अब वो उतना बड़ा लिखने से अच्छा क्यूएम किलोमीटर के लिए किराया, पहले किलोमीटर के लिए किराया, इसको हमने क्या मान लिया? A1, क्योंकि एपी में हम मानते हैं A1 पहला पद, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, A4, इस तरीके से। तो उस हिसाब से हमने इसको पहला पद नाम दे दिया, तो A1। पहले किलोमीटर के लिए किराया A1 बराबर कितना रुपए है? पहले किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, तो हमने क्या मान लिया? 15 रुपए। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, इसको हमने क्या नाम दे दिया? A2 नाम दे दिया, दूसरा पद है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए भैया क्या करना है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, यानी कि 15 रुपए तो हमने पहले किलोमीटर के लिए लिया ही लिया। फिर उसके बाद जब दूसरा किलोमीटर मैंने चला, तो 8 रुपए और ऐड हो गए। समझ पा रहे हो ना? यानी 15 रुपए पहले किलोमीटर का, फिर दूसरे किलोमीटर का 8, जुड़ करके क्या हो जाएगा? 8 5 13 23 रुपए। समझ पा रहे हो? हाँ भैया बिल्कुल। अब उसके बाद तीसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, इसको हमने क्या नाम दे दिया? A3। अब क्या हो जाएगा?
तो भैया ये जो है पहले किलोमीटर के लिए फिर से वही 15, ठीक, 15 रुपए, प्लस दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर के लिए भी कितने रुपए, 8 रुपए। अरे दो बार क्यों लिख रहे हो ये, रुपए एक बार लिखे थे वो, 8 रुपए। यानी कहने का मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, दूसरे के लिए 8 रुपए, तीसरे के लिए 8 रुपए, कुल जुड़ करके कितना हो जाएगा, जुड़ करके भैया 8 8 16, 16 15 आपका 31 रुपए, ठीक। इसी तरीके से चौथे किलोमीटर के लिए, चौथे किलोमीटर के लिए किराया जिसको मैंने नाम दे दिया A4 बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15, प्लस दूसरे किलोमीटर के लिए 8, प्लस तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए, प्लस चौथे किलोमीटर के लिए 8 रुपए, कुल मिला करके कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 15, आपको हो जाएगा 5 4 9, आप देख लीजिएगा 39 आएगा, 39, 39 रुपए। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो ये जो है ये पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, दूसरे के लिए 23 रुपए, तीसरे के लिए 31 रुपए, और चौथे किलोमीटर के लिए 39 रुपए। तो यहाँ पर इससे आपको पता क्या चला, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, इससे ये पता चला कि ये देखो 15 क्या हुआ, 15, 23, दूसरा पद, पहला पद 15, दूसरा पद 23, तीसरा पद क्या है 31, चौथा पद क्या है 39। अगर आप इसके बीच का कॉमन डिफरेंस देखोगे, डी यानी इनके बीच का गैप कितना है भैया, 8 का गैप है, इनके बीच भी 8 का गैप है, इनके बीच भी 8 का गैप है। वैसे पे भी देख सकते हो, यहाँ पर एक 8 जुड़ा, यहाँ पर एक 8 और जुड़ा पिछले पद में, ठीक। ये पिछले पद में एक 8 और जुड़ गया, यानी कहने का मतलब 8 8 का गैप है कुल मिलाकर के। तो अगर जब डिफरेंस किन्हीं भी दो पदों के बीच का जब अंतर समान है, तो ये क्या है, एक एपी में है, वैसे पे भी हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है। चूंकि चूंकि अंकों के बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर बराबर है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, अंकों के बीच का अंतर, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस बराबर है, इस नाते ये एपी में है। एपी के लिए हमें क्या करना होता है कि किन्हीं भी दो अंकों के बीच का अंतर यानी बराबर होना चाहिए, जैसे ये बराबर हैं, उसके बाद ये इनके बीच किन्हीं भी क्रमागत दो पदों के बीच का, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद, इनके बीच का अंतर यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे दिखा करके भी, जैसे कैसे, A2 माइनस A1, ठीक, बराबर मान लो 8 आ गया, फिर उसके बाद A3 माइनस A2, 8 आ गया, फिर A4 माइनस A3, 8 आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो, उपयुक्त पदों से हमें पता चल रहा है, या उपयुक्त परिघटना से हमें पता चल रहा है कि यह एपी में है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो 8 है, ठीक। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या इतना तामझाम करने से अच्छा केवल आपको ऐसे लिखना है, पहले किलोमीटर के लिए किराया A1, दूसरे के लिए A2, उसके बाद ऐसे आपने लिखा, आपको खुद ही पैटर्न से पता चल रहा है ये एपी में है, क्योंकि उनके बीच का अंतर बराबर है। बस ऐसे आप लिख दीजिए, हो गया। दूसरे सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरे सवाल को आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। किसी बेलन यानी कोई सिलेंडर है में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला, ठीक है, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक। तो यानी सवाल में कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर जैसे एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, एक हमने यहाँ पर जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में मान लेते हैं कि सपोज लेट से हमने मान लिया कि यहाँ पर 100 घन इकाई वाला, घन इकाई, इसमें वो भरा हुआ है गैस, ठीक है, 100 घन इकाई हवा भरा हुआ है, हवा, हवा की मात्रा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सिलेंडर है, उसमें 100 घन इकाई वाला क्यूब यूनिट वाला एक वायु इसमें भरा हुआ है। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी कि
जैसे 100 हमारे पास हवा है, मान लेते हैं एक तरीके से ग्राम ही मान लो, 100 ग्राम हमारे पास हवा है, ठीक है। अब 100 ग्राम जब हवा है हमारे पास, इसका पंप निकालने वाला एक चौथाई भाग निकाल देता है, यानी इसका एक चौथाई, 100 का एक चौथाई क्या होगा भैया, 100 का एक चौथाई यानी कि 1/4। ठीक, इसको हम काटेंगे, क्या आएगा, 25 चौका 100, 25 4 एक नाम 4, 25 चौका 100, तो कुल मिलाकर के 25। यानी कहने का मतलब इसमें से 25 निकाल देता है, यानी -25। या अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूं तो एक चौथाई इसका 100 का निकाल देता है, तो 100 का नाम 100, 25, तो यानी कहने का मतलब 100 - 25 75 आ गया। अब उसके बाद जब दूसरी बार निकालेगा तो इसमें से निकालेगा, यानी 75 माइनस इसका भी एक चौथाई निकालेगा, यानी 1/4 75। अब जितना आए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 100 था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लिया कि हमारे पास 100 घन इकाई वाला हवा है, ठीक है, सिलेंडर में 100 घन इकाई हवा है। अब उसके बाद उसका एक चौथाई हमने निकाला, 75 आया, 75 का एक चौथाई निकालेंगे जो आएगा, ठीक है, मान लेट से मान लेते हैं एक्स आया, ठीक, एक्स में भी हम उसका एक चौथाई घटाएंगे, किसका, एक्स का। समझ रहे हो, इस तरीके से ऐसे चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार निकालते हुए चले जाएंगे। ये इस सवाल का मतलब है मेन। तो आइए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। अब कैसे हल करना है वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझा दिया। अब आइए हल करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने क्या कर दिया, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा, अभी हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है, सवाल में तो दिया नहीं है कि बेलन में कितनी हवा उपस्थित है, तो हम मान लेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा जिसको हमने A1 पद मान लिया, ठीक, क्या है, x घन इकाई, ठीक। अभी यहाँ पर देखो यूनिट नहीं दिया है तो उसको जाने देते हैं, बस ये x मान लो बस, ठीक है। घन इकाई मान सकते हो आप, क्योंकि इकाई हमने लिखा है तो यूनिट दिया नहीं है, चलेगा, लेकिन x ही मानो केवल, चलो ठीक। लास्ट में आप भले लिख दीजिएगा, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, बेलन में उपस्थित हवा A1 x है, ठीक। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, पहली बार हवा निकालने के बाद के बाद पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हुई हवा, बची हुई हवा, समझ पा रहे हो, यानी पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हुई हवा जिसको हमने नाम दे दिया A2, ठीक, बराबर क्या है, अब जैसा हमने वहां पर किया था 100, पहले मान लिया मेरे पास 100 हवा थी, उसमें हमने 1/4, 100 का 1/4 यानी ये जो हमारे पास था इसका 1/4, एक चौथाई हमने निकाल लिया पंप से, तो कितना बचा, इसको हमने काट पीट दिया, तो क्या बचा कुल मिलाकर के 100 - 25 यानी 75, ठीक। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, x थी हवा, इस x का एक चौथाई हम निकालेंगे, इसका x का एक चौथाई, ये जो x है इसका हमने एक चौथाई हवा निकाल दिया, तो कितना बचा, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे वही उतना बचेगा, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, सॉल्व करने पर क्या आएगा मेरे भाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लोगे, ठीक, बटे एक करके, तो 4 एक अन्नम 4 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x - x बराबर हो जाएगा 3x/4, यानी कि A2 हमारे पास क्या आ गया, 3x/4, ठीक। अब उसके बाद दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हुई हवा, ठीक, इसको हमने क्या नाम दे दिया, A3, इसको मैं मिटा करके यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगा, इस A3 को इधर लेकर के आओ, हाँ, यहाँ पर दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हुई हवा A3 हमने मान लिया बराबर A3। अब क्या होगा इसका, यानी अब दूसरी बार हवा किसमें से निकलेगा, इसमें से,
ठीक, जैसा कि मैंने वहां पर 75 में से आप घटाओगे ना इसका एक चौथाई, ठीक उसी प्रकार से इसमें से एक चौथाई घटाओगे, यानी 3x/4 माइनस इसका एक चौथाई, किसका, इसका। जैसे यहाँ पर 75 का एक चौथाई था, उसी प्रकार से 3x/4 का एक चौथाई। ठीक, पहली बार में नहीं समझ में आएगा, अगर एक बार में ना समझ में आया दूसरी बार वीडियो को देख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x/4 माइनस, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा आपस में, 3x आएगा बटे 4×4 = 16। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा। ये 4×4 = 16, हर में 4 से गुणा, अंश में भी 12x हो जाएगा, माइनस 16 का नम 16 तो 3 का नम 3x। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 12 में से 3 गए 9x बटे 16। ठीक, तो हमारे पास जब हमने दूसरी बार हवा निकाला तो 9x बटे 16 आ गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, पैटर्न देखना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पहली बार में x आया, दूसरी बार में 3x बटे 4 आया, तीसरी बार में 9x बटे 16। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस जब देखोगे तो हमें क्या करना है, 3x बटे 4 में से x को घटाना है। 3x बटे 4 में से हमने x को घटाया, ठीक। तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 4x/4। समझ पा रहे हो ना, एलसीएम लोगे तो इतना, तो माइनस का x बटे 4, यानी कि a2 माइनस a1, जो a2 है, a2 में से हमने a1 को घटाया, जैसा कि आप देख रहे हो क्या आया, माइनस x बटे 4। क्या लिख सकता हूँ मैं, a2 माइनस a1 क्या है, माइनस x बटे 4। अब हमें क्या करना है, a3 माइनस a2, अगला पद, ताकि अगले पद का भी तो डिफरेंस इतना आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। a3 क्या है हमारे पास, a3 9x/16, 9x/16 माइनस a2 क्या है, 3x/4। क्या हो जाएगा, एलसीएम लो 16, 9x रह जाए, फिर माइनस 4×4 = 16, तो 4×3 = 12x। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये माइनस का 3x बटे 16 आ गया, हाँ भैया। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर माइनस का x बटे 4 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 3x बटे 4, तो दोनों का भाई डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, डी का मान अलग अलग है, अलग है। तो इस नाते ये क्या है, एपी में नहीं है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी a2 माइनस a1, यहाँ पर ऐसे करके, चूंकि यहाँ a2 माइनस a1 बराबर माइनस x बटे 4, a3 माइनस a2 बराबर माइनस का 3 बटे 16, तो यहाँ पर तो या इसलिए तो यह एपी में नहीं है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो। डायरेक्टली कैसे लिखोगे, डायरेक्टली लिखोगे क्या, डायरेक्टली मत ही लिखो, ऐसे ही रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम, मैंने तो लिख ही दिया है पहले ही, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या करूँ मैं, थोड़ा सही से लिख दूं या ऐसे ही रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन चलो सही से लिख देता हूँ एक बार इसको, इसी को मैं सही से लिख देता हूँ। कैसे, हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ सवाल को। जैसा कि मैंने कहा कि हमने पहले क्या माना था, 100 घन इकाई हमने मान लिया सिलेंडर में हवा है, ठीक। इसका क्या कह रहा है, पहली बार जब पंप निकालेगा तो एक चौथाई निकाल देगा, यानी पहली बार में, ये स्टार्टिंग में सबसे पहले था, जब पहली बार पंप लगा तो इसका एक चौथाई, यानी कि 100 का एक चौथाई निकलेगा, ठीक। किसका निकलेगा एक चौथाई, यानी 100 था, उसी का एक चौथाई हमने निकाला। तो इसको जब आपने सॉल्व किया 75 आया, ठीक। अब उसके बाद अब हमारे पास 75 बचा है घन इकाई वाला हवा, ठीक, 75 बचा है। अब 75 का हमें एक चौथाई घटाना है, यानी 1/4 75। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर, ठीक। तो यानी पहला हमारे पास 100, दूसरा 75, तीसरा कुछ भी आएगा। तो अब इसको हमें क्या करना है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 करके देखना है। अगर डिफरेंस डिफरेंस अगर सेम आया तो आपका एपी है, अगर सेम नहीं आया तो आपका एपी में नहीं है। वही चीज बिल्कुल हमने यहाँ पर किया, हमने क्या मान लिया, x मान लिया, x को हमने एक चौथाई घटाया तो 3x/4। अब हमारे पास 3x/4 है, तो अब इसमें से हम एक चौथाई घटाएंगे। तो इसमें से जब हमने एक चौथाई घटाया, 3x/4 का एक चौथाई घटाया हमने, तो 9x/16 आया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर क्या है, a2 क्या है, 3x/4 माइनस a1 क्या है, x, इसका बटे 1।
एलसीएम लोगे 4 आएगा, यहाँ पर क्या आ गया 3x माइनस का एक चौके 4, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x, घटा दोगे माइनस का x बटे 4 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2। a3 हमारे पास क्या है, a3 अगर आप ध्यान से देखोगे a3 हमारे पास ये है 9x/16, तो 9x बटे 16 माइनस a2 क्या है, a2 यही है 3x/4। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे 16 आएगा, उसके बाद 16 का नाम 16 तो 9x माइनस 4 चौके 16 तो 3 चौके 12x, कुल मिला करके क्या आ जाएगा माइनस का 3x बटे 16। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर माइनस का x बटे 4 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 3x बटे 4 आ रहा है डी का मान। ठीक, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच जो अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, ये तो लोचा हो गया भाई, ये तो क्या हो गया, लोचा हो गया। इस नाते हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ यहाँ या फिर यह एक एपी नहीं है। अतः एक सेकेंड यार, क्या लिख रहा हूं मैं, इसलिए अतः यह एक एपी नहीं है, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर समान नहीं है, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर समान नहीं है। आप में से कई स्टूडेंट सोचेंगे भैया पिछले सवाल में आपने a2 - a1 नहीं किया, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, a2 - a1, एक सेकेंड कलर चेंज कर लो, आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या a2 - a1 ठीक बराबर a3 - a2 और a4 - a3। इसको घटाएंगे, जब आप सॉल्व करेंगे 23 में से 15 गया, सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद 31 में से 23 गया, फिर उसके बाद 39 में से 31 गया, तो वहां पर 8 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने वैसे पे भी कर दिया, 8 आ गया। इसी का मतलब यहाँ पर वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, आता है यह एक एपी है चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है। ठीक, सिंपल सी बात, वैसे ही हमने यहाँ पर भी किया, अब अगले सवाल में भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, हल एक ही पैटर्न अपनाओ, अच्छे से आराम से सॉल्व करो। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक कोई लागत आ रही है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। यानी कि जैसे एक कुआं है, ठीक, अब कुआं कैसे बनाऊं मैं, लेट से एक कुआं है, इसको मैं कर लूं कॉपी, ये आपके पास एक क्या है, कुआं। ठीक, ये एक कुआं है। ठीक है, अब ये जो कुआं है, कुएं में जब हमने 1 किलोमीटर खुदाई करा, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक, या इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैंने ये जो 1 किलोमीटर अगर हमने खुदाई किया, कितने किलोमीटर, 1 किलो 1 मीटर सॉरी, यहाँ पे क्या है प्रथम मीटर यानी 1 मीटर, जब हमने 1 मीटर खुदाई किया, कितने मीटर, 1 मीटर, तो उसके लिए वो कितने रुपए ले रहा है, 150 रुपए। अब उसके बाद और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, यानी कि जब मैं दूसरा मीटर खोदूंगा, यानी दूसरा मीटर यानी 1 मीटर और नीचे जाऊंगा, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए और देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो, यानी कि अब मैं अगर अगर इससे 1 मीटर और नीचे आता हूं, यहां कहीं पर, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए। इसको मैं और बढ़ा लेता हूं, यहां तक मान लेता हूं जैसे,
1 मीटर हमने और खुदाई किया, 50 रुपए। अब उसके बाद अब जैसे सपोज दैट यहाँ पर फिर से मैं 1 मीटर और खुदाई करूंगा, तो इस 1 मीटर के लिए जो ये 1 मीटर और है, ठीक, इसके लिए भी मुझे 50 रुपए और देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक, अब फिर से 1 मीटर हमने खुदाई किया, फिर से हमने क्या किया, 1 मीटर कुएं की और खुदाई कर दी। ठीक, 1 मीटर और खुदाई कर दी, 1 मीटर, इसके लिए भी कितने रुपए, 50 रुपए एक्स्ट्रा। उसके बाद 1 मीटर और हमने खुदाई कर दी, तो इसके लिए हमें कितने देने पड़ेंगे, 50 रुपए। यानी कहने का मतलब जब मैं पहला मीटर खोदूंगा तो 150 रुपए। अब यहाँ पर देखो कितना मूर्ख आदमी है ये। अब नीचे बढ़ने पर देखो, यहाँ से मिट्टी जब निकालोगे आप खुदाई करके, तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगा क्योंकि ऊपर खींचना है। तो यहाँ पर आपको रुपए बढ़ाना चाहिए, जबकि ये क्या कर रहा है, पहले मीटर के लिए 150 ले रहा है, बाकी के लिए कम ले रहा है। ये कितना बड़ा मूर्ख है। अब यहाँ पे मैं होता भाई, पहले मीटर के लिए क्या करता कि पहले मीटर मैं खुद ही खोद लेता, भाई 150 रुपए कौन देगा। फिर उसके बाद दूसरे मीटर तीसरे मीटर के लिए उसको पैसे देता, 50-50 रुपए की, नहीं 150 बच जाता तुरंत। और 1 मीटर खुदाई के लिए डायरेक्ट फरसेस खोद के निकाल दे, क्या है, इनमें तसला उसला की जरूरत नहीं पड़े। ये चीज हो जाती है, लेकिन फिर भी सवाल है, सवाल में जो कहा है वही उस हिसाब से करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 मीटर जो है, ठीक, ये जो पहले मीटर के लिए उसको 150 रुपए देना पड़ रहा है। अब सपोज दैट हमने कितने मीटर खोदा, 1 2 3 4 5, 5 मीटर खोदा हमने, खुदाई करवाई। ठीक, तो 5 मीटर अब हमने खुदाई करवाई, तो उस आदमी को टोटल कितने देने पड़ेंगे, पहले मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए 50, तीसरे के लिए 50, चौथे के लिए 50, पांचवे के लिए 50। अब इसको जब आप जोड़ोगे, 100, 200, 300, 350 रुपए देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो, ये इस सवाल का मतलब है। अब इस सवाल को आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब इसको कैसे लिखना है आइए वो जान लेते हैं। आप चाहे तो चित्र बना करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्टली हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे सवाल में, सवाल को आई होप कि समझ पाए होंगे चित्र के माध्यम से, मैं जितना प्रयास किए समझाने का, उससे आप आई होप कि समझ पाए होंगे। अब लिखना कैसे है वो मायने रखता है। ठीक है, अब हमने क्या कह दिया, पहले मीटर की लागत, पहले मीटर की लागत, हमने पहले मीटर की लागत मान लिया 50 रुपए, क्या है कि 150 रुपए। प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है, 150 रुपए। तो ये क्या हो गया, पहले मीटर की लागत 150। ठीक, अब दूसरे मीटर की लागत, दूसरे मीटर की लागत, इसको A1 नाम दे दो, इसको A2 नाम दे दो, ज्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड, क्या हो गया, A1 A2। दूसरे मीटर के लिए क्या करना है भैया, पहले मीटर के लिए आपको देना ही पड़ेगा 150, फिर दूसरे मीटर के लिए एक्स्ट्रा 50 रुपए। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 50, 200 रुपए। समझ पा रहे हो, हाँ भैया बिल्कुल। अब उसके बाद तीसरे मीटर की लागत, A3 हमने नाम दे दिया। ये क्या हो जाएगा, A3 भैया पहले मीटर के लिए हमें 50, 150 देना ही पड़ेगा, फिर दूसरे के लिए 50 रुपए, फिर तीसरे के लिए भी 50 रुपए। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा भैया, 50-50, 100-100, 200, 250 रुपए। ठीक, तो यानी कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो। फिर उसके बाद इसी प्रकार से चौथे मीटर के लिए, तो यहाँ पर सवाल में आप समझ पा रहे हो। अब जैसे चौथे मीटर के लिए मैं लिख देता हूँ, चौथे मीटर की लागत A4 बराबर क्या हो जाएगा, इसी को जोड़ लो, 150 प्लस 50, दूसरे मीटर के लिए, तीसरे के लिए 50, चौथे के लिए 50। तो ये भी 150, ये भी 150, 300 रुपए। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो यहाँ पर A1 है 150, A2 है 200, एंड उसके बाद यहाँ पर A3 है 250 और A4 है 300। तो इनके बीच का अंतर देखो, गैप, यहाँ पर भी 50 का है, यहाँ पर भी 50 का है, यहाँ पर भी 50 का। यानी इनके बीच का जब अंतर समान है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आप चाहो तो ऐसे पे भी कर सकते हो, A2 माइनस A1 बराबर घटा सकते हो, फिर A3 माइनस A1 घटा करके दिखा सकते हो, फिर A4 माइनस A3 घटा करके फिर लास्ट में लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिख दो, ऐसे पे भी दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, यह एक
अतः अतः यह एक एपी है, क्योंकि क्योंकि अंकों के बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर बराबर है। ठीक, अंकों के बीच का अंतर क्या है, बराबर है। इस तरीके से हमने तीसरे सवाल को भी हल कर लिया। भाई आखिरी सवाल पर चलते हैं, चौथे सवाल पर आज का, फिर उसके बाद दूसरे सवाल को और तीसरे सवाल को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। खाते में, ओहो खाते वाली बात आ गई, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि क्या है 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 10,000 की राशि है, जैसे बैंक में हमने सबसे पहले क्या कर दिया, 10,000 रुपए जमा कर दिए। कितने रुपए, पहले छोटे से लेते, छोटे अमाउंट से 100 रुपए बैंक में हमने 100 रुपए जमा कर दिए। ठीक, बैंक में जा करके अब ये वार्षिक ब्याज की दर से, सपोज हमने मान लिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ रहा है। ठीक, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से हमने इसको जमा किया, तो इसका मतलब समझो आप, 10% चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब 10% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 का। यानी कि जब आप अगली साल जाओगे अपने बैंक खाते में पैसा चेक करने के लिए, तो आपके पास कितने रुपए हो चुके रहेंगे आपको पता है, 100 रुपए। उसका 10% यानी 100 का 10% क्या हो जाएगा आपका भैया, 100 का 10% यानी कि इसका ये जो हमारे पास अमाउंट है, ये जो 100 रुपए है, इसका 10% और बढ़ चुका रहेगा। तो इसका 10% यानी 100, जो हमारे पास 100 है, इसका 10% बढ़ चुका रहेगा। यानी अब देखो, पहले भी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज समझा दूं तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रतिशत, कई विद्यार्थियों को हो सकता है ना पता हो, तो सबसे पहले आप परसेंटेज समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिशत। ठीक, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 1% का मतलब क्या होता है, 1%। 1% बराबर क्या होता है आपको पता है, 1% का मतलब होता है एक गुणे, ये जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है 1/100। यानी जब एक एक अन्नम एक, यानी 1/100। 1% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100। लेट से जैसे 10% है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 10 गुणे परसेंट का मतलब 1/100, और ये क्या हो जाएगा, 10 एक नाम 10, तो यानी 10/100। ठीक, 10% को मैं लिख सकता हूँ 10/100। उसी प्रकार से 35% को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली भैया 35/100। जैसे 1% को 1/100, 10% को 10/100, 35 को 35/100। अगर भैया आपने बोल दिया 12%, तो 12/100। ठीक, यानी ये जो परसेंट को डायरेक्टली बटे 100 कर दो, यानी ये जो परसेंट है नीचे उतार करके ये क्या कर दो आप, जैसे इसको क्या करो आप, जैसे एक तरीके से मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ तो आपको समझाने में मजा आएगा। जैसे ये जो है, इसको आप क्या करोगे, नीचे लेकर के आओ। ये जो बूंदी है इसको इस तरफ, ये क्या बन गया, एक तरीके से 100 बन गया ये पहला। ठीक, 12/100 समझ पा रहे हो, बस यही इसका मतलब है एक तरीके से। मतलब ऐसे होता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इजीली आपको समझ में आए। 12% यानी 12/100, ये आपको मतलब एक तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है कई विद्यार्थियों को ना पता हो, इस नाते मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया। और एक चीज यहाँ पर जान लीजिए आप, जैसे अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए जैसे 100 का 10%, इसका मतलब क्या होगा, 100 का 10%, इसका मतलब होता है कि जो 100 का 10% यानी 100 का मतलब होता है गुणा। ठीक, 10% यानी भैया 10/100, जैसा कि आपने बताया यहाँ से 10% यानी 10/100। इसको अब सॉल्व कर लो, ये दोनों सेम चीज कट जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 100 का 10% यानी 10। अब उसी प्रकार से अगर जैसे 100 प्लस इसी का 10% यानी ये जो 100 हमारे पास है, 100 का 10% भैया यानी 10%। 10% यानी 10/100, 100 का, ये इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, यानी जो 100 का 10% लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों चीज सेम है। ठीक, सॉल्व करोगे यही आएगा, ये कट जाएगा, 100 10 आएगा।
यानी कि 110। ये चीज आप समझ पाए? अगर भैया ये चीज अगर आप समझ पाए तो आगे आने वाली चीजों को आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, इसको फिर से पीछे करके आप एक बार चाहो तो देख लो। ठीक, अगर ना समझ में आया हो तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सवाल पर चलते हैं। सवाल पर जो जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 100 रुपए आपने जमा किया बैंक खाते में, उसका 10% चक्रवृद्धि ब्याज से आपका बढ़ रहा है। तो अगले साल जब आप रुपए मतलब अपने बैंक खाते में पैसे चेक करने जाओगे तो आपके बैंक में 100 रुपए और इसी का 10% और बढ़ चुका रहेगा। यानी जो हमारे पास 100 है, इसका 10%, 10% क्या हो जाएगा भैया? 10/100। जैसा कि आपने बताया था भैया अभी, 10% लिखो चाहे 10/100 लिखो एक ही बात है। 5% लिखो चाहे 5/100 लिखो एक ही बात है। 4% लिखो चाहे 4/100 लिखो एक ही बात है। ठीक, 10%, 100 का 10% क्या हो जाएगा? इसको आप काटोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 10 बचेगा। 10 एकम नाम 10, तो यानी कि 100 + 10 क्या आ जाएगा? 100 + 10, 100 + 10 यानी कि 110। तो यानी कि क्या मैं 100 रुपए जब हमने जमा किया, इसका 10% सीधा 110 लिख सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल आप लिख सकते हो। ये तामझाम मैंने रफ्तार में ही सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर लेकर के आ गया और इसको पूरे को यहाँ पर समझाने के लिए आपको अभी मैं, यानी हमारे पास हमने बैंक में 100 रुपए जमा किए, उसका 10% 110% हो गया दूसरे साल। अब उसके बाद फिर से हमने, अब अगली साल जब यानी तीसरे साल जब आप जाओगे देखने के लिए बैंक में, तो अब ये हम आपके पास तो अब इतना रुपए हो चुका है दूसरे साल, अब इसमें इसका 10% आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। यानी कि इसका 10% नहीं मिलेगा, इसका 10%, यानी आपके खाते में ऑलरेडी 110 है तो अब इसका 10% मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 10% और बढ़ जाएगा। किसका? इसका। यानी कि 110 तो आपके पास है ही है। अब तीसरे साल क्या होगा आपको पता है? इसका 10%, यानी 110 जो है इसका 10%, यानी 10/100। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो, यानी एक जीरो से ये जीरो मर गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 11 का नाम 11, यानी कि 110 + 11, यानी कि आपके पास 121 रुपए हो जाएंगे तीसरे साल। समझ पा रहे हो? यानी कि आपके पास तीसरे साल 121 रुपए। जब आप चौथे साल जाओगे यानी फोर्थ ईयर में जब आप जाओगे यहाँ पर पैसा अपने लेने के लिए, तो यानी अब इसका 110%, आपके पास ऑलरेडी 121 रुपए हो चुका है, अब इसका 10% एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा आपका। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 121 रुपए तो है ही है आपके पास, प्लस 121 का 10%, यानी 121 का 10% और बढ़ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 10% यानी 10/100। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, जितना आपके पास आएगा, यहाँ पर मान लो कुछ भी अमाउंट आ गया, 130, 130, 130 कुछ करके ऐसे 132, ठीक, कुछ भी आ गया, तो ये इतना रुपए आपके पास चौथे साल हो जाएगा। यानी पहले साल 100 रुपए था, 10% बढ़ा, फिर 10% दूसरे साल बढ़ा, फिर तीसरे साल भी 10% बढ़ा, चौथे साल भी 10% बढ़ा। इस तरीके से आपके पास इतना रुपए हो गया, 100 रुपए से इतने रुपए बढ़ गए 4 साल में। तो यही चीज इस सवाल का कहने का मतलब है। तो क्या ये एपी में है? ये जो समस्त चीज लिखी गई है, क्या ये एपी में है? यही हमें बताना है सवाल में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है आइए हल करते हैं, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया हल। समझाने में समय लग रहा है, लेकिन ये चीज जो है टाइम लगेगा तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, हाँ, सवाल को कैसे करना है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको पता है? पहले साल में, पहले साल में, पहले साल में मिश्र धन, अभी हमने जब जमा किया उसको हमने क्या मान लिया? A1। ठीक, जब हमने खाते में जमा किया उस टाइम कितना हुआ भाई? 10,000 रुपए, 10,000। ठीक, अब उसके बाद अब हम दूसरे साल में मिश्र धन, इसको हमने A2 नाम दे दिया। ये क्या हो गया भैया? इसका 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी कि अब इसका 8%, यानी हमारे पास क्या है? 10,000 है। ठीक, अब इस 10,000 का 8%, समझो बात को, जैसा अभी हमने किया 100 का 10% जैसे किया था, उसी प्रकार से अभी 10,000 का 40, 10,000 का 8%, 8% का मतलब भैया 8/100। समझ पा रहे हो? यानी हाँ भैया एकदम बिल्कुल, यानी अब एकदम बात दिमाग में घुस चुकी है कि जो अमाउंट है उसका 8% बढ़ेगा, यानी इसी का 8%। अब इसको सॉल्व कर लो आप।
सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 100 बचा, 100 अट्ठे 800, तो 10,000 प्लस 800, सीधा दिमाग में करो, 10,000 प्लस 800 ये 10,800, ठीक। ये इतने रुपए आपके पास हो गए दूसरे साल। देखो जितना अमाउंट आपके पास ज्यादा रहेगा, अगर यही 1 लाख होता तो और बढ़ जाता, क्या हो जाता, 1 लाख 8,000 हो जाता, ठीक, यानी एक साल में 8,000 आपके बढ़ जाते, ठीक। ये चीज है, इसे नाते जितना 1 करोड़ रहेगा और ज्यादा जीरो बढ़ते चले जाएगा, हो सकता है आपको 8 लाख तक मिल जाए, ठीक, इस तरीके से हो सकता है 8 लाख या 80,000। तो एक एक साल में 80,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, कहाँ यहाँ पर 10,000, यहाँ पर आपका 80,000, तो ब्याज ही बढ़ जा रहा है, ठीक। तो खैर अब आइए सवाल पर चलते हैं। तीसरे साल में मिश्र धन A3 बराबर, अब आपके पास कितना है तीसरे साल में भैया, तीसरे साल के लिए आपको दूसरे साल में, यानी अब आपके पास तो 10,800 ऑलरेडी हो चुका है पैसा, अब इसको भूल जाओ, 10,000 नहीं है, अब आप भाई 10,800 वाले आदमी बन चुके हो, ठीक है, 10,000 वाले नहीं, तो क्या हो चुका है 10,800, इसका क्या करना है, इसका आपके पास 8% वार्षिक दर से बढ़ेगा, ठीक। यानी अब दूसरे साल जब आप तीसरे साल आओगे, तो यानी कि 10,800 का 8%, यानी 8/100, समझ पा रहे हो, यानी इसका 8%, यानी जो हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर है, इसका 8%। अब इसको सॉल्व करो, ये 0 से ये 0 मर गया, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, 8 से गुणा कर लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे, पूरा प्रॉपर आप सॉल्व कर लेना, 8 का गुणा इसमें करोगे तो 864 आएगा, 10,800 में 864 जोड़ोगे, 11,600, यानी क्या आएगा देखूं, 11 आएगा, 16, उसके बाद 64, हाँ, ये 11,664 रुपए आएगा, ठीक है। आप देख लेना कैलकुलेट करके, यही संभवतः आएगा, यानी 11,664 रुपए, यानी कि अब तीसरे साल आप 11,664 रुपए वाले इंसान बन चुके हो। फिर जब आप चौथे साल के लिए जाओगे, तो इसका अमाउंट यहां पर लिखोगे, यानी 11,664 प्लस इसका 8% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 11,664 का 8% आपको मिलेगा। यानी कि देखो ये एक्सपोनेंशियली मतलब अलग तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि फिर 10,000 का 8% अगली साल बढ़ेगा, फिर 10,000 का 8%, नहीं, एक्स्ट्रा जब जितना आप धनी होते जाओगे उसमें से 8% बढ़ता जाएगा, उसका 8% बढ़ता जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे कुछ भी आएगा, उसका अब इस अमाउंट को यहाँ पर लोगे, फिर इसका आपको 8% करना है, 8/100, समझ पा रहे हो, ये चीज ऐसे बढ़ते हुए चली जाएगी, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल। तो अब हम इतने में ही देख लेंगे भाई, ये A2 - A1 करके, A3 - A2 करके, तो यहाँ पर करके देख लो, तो यहां पर लिखेंगे आप क्या, यहाँ है तेरी, कितना मोटा पेन चल रहा है, ये वाला लो, यहाँ A2 - A1 बराबर, A2 क्या है 10,800, माइनस A1 क्या है 10,000 है, तो कुल घटाओगे कितना आएगा भैया, 800 रुपए आएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, तो 800 रुपए, ठीक। A3 - A2 करके देखो क्या आएगा, A3 क्या है 11,664, माइनस A2 क्या है 10,800, घटा करके देख लो भैया, घटाएंगे तो यहाँ पर आप घटा लेना 64, उसके बाद 6, 16 में से 8 गया 8, 864 आएगा संभवतः, उसके बाद 16 में से 8 गया 8 है, देन उसके बाद देखो घटा लो यार, 64, उसके बाद 16 में से 8 गया 8, 864 होगा, 864 रुपए। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो ये, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो डी का मान है, यहाँ से हमने अंतर निकाला, A2 - A1, इसके बीच का अंतर 800 आ रहा है, इसके बीच का अंतर 864 आ रहा है, तो यानी कहने का मतलब कि सवाल में प्रॉब्लम है, यानी कहने का मतलब कि सवाल एपी में नहीं है, यहाँ पर 800, यहाँ पर 864, यहाँ पर भी अगर 800 आता तब हम मानते ये एपी में है, लेकिन 864 आ रहा है तो ये एपी में नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर, यहां लिख दूं, बराबर नहीं है।
आई होप कि आप समझ पाए होंगे मैंने क्या आपको समझाना चाहा और आपने क्या समझा। ठीक, आ जा भाई इधर। हाँ, इस तरीके से हमने चौथे सवाल को फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे हमने सॉल्व किया। हमने सॉल्व किया कि सबसे पहले सवाल में जो दिया था उसके दम पर मतलब मैंने 100 रुपए से आपको एग्जाम्पल दिया। अब सवाल का मतलब क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने जमा किया, यानी कि पहले साल जब 10,000 रुपए था, इसका 8% वार्षिक दर से बढ़ेगा, यानी 10,000 का 8%। अब दूसरे साल में 10,800 रुपए वाला इंसान बन चुका हूँ, अब इसका 8% तीसरे साल मुझे मिलेगा। जैसा कि 10,800 का हमने 8% देखा। अब उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया। अब इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन इतने में ही मेरा काम चल गया। नहीं तो इसको हम क्या करते, अब हम मेरे पास क्या है, 11,664 रुपए वाला इंसान मैं हूँ। ठीक है, 11,664 रुपए वाला इंसान हूँ, तो अब उसका 800 मिलेगा, यानी 11,664 का 8% जब आप सॉल्व करोगे तो जो आएगा आपके पास चौथे साल रुपए उतने आपके होंगे। तो इस तरीके से हमने फिर क्या किया, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 किया, देखा कि ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे, बराबर आते तभी तो डी का मान बराबर होता, तभी हम एपी मानते हैं। डी का मान बराबर नहीं होता है तो एपी नहीं मानते, यानी सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर समान होना चाहिए। तो एपी नहीं है क्योंकि अंकों का के बीच का अंतर बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, एपी में नहीं है। इस तरीके से हमने चौथे सवाल को कर लिया। तीसरे सवाल को भी यहाँ पर प्रतिशत के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा सवाल मैंने आपको बता दिया, और ये दूसरा सवाल और ये आपका पहला सवाल। इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और जाने से पहले अगर शतक 2027 बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप मतलब शतक फ्री कर सकते हैं ज्वाइन। शतक 2027 बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बस यही चीजें आपको बतानी थी भैया। आप तैयारी करते रहिए और पिछले चैप्टर्स को देखते रहिए। बोर्ड एग्जाम अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, अगस्त चल रहा है, अब आपके पास अगस्त भी बीत जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 5 से 6 महीने आपके पास कुल मिलाकर के बच्चे हैं। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन का समय निकालेंगे, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन करेंगे, और रिवीजन आप करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में 95 के बोल आ सकते हैं। रिवीजन के दम पर ही कोई भी विद्यार्थी 95% के बोल आ सकता है। अगर रिवीजन नहीं करेगा तो 95% आप भूल जाओ। और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी देना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तो उसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि मैं जल्दी बहुत जल्द लाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें T20 सीरीज होगा, क्योंकि वहां पर मैं केवल 20 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। ठीक, 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उस 20 क्वेश्चन को अगर आप डेली आप सॉल्व करते हुए चले जाते हो, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको 20 क्वेश्चन को देखना है। फिर उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसको फटाक से एक बार देख लेना है, इसका ए ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन, ये मतलब जैसे उस सवाल का आंसर ये है, उस सवाल का आंसर ये है, फिर रिवीजन कर लेना बस। उसके बाद यार ऑब्जेक्टिव में एक भी गलत नहीं होगा किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक, और बाकी आप थ्योरी के लिए मैं तो आपको पूरा प्रॉपर लेक्चर दे ही रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, और बाकी बैच में जुड़ने के लिए भी कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि है। बस यही चीजें आपको बतानी थी। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।